बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर पोएम है, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको हम देखते हैं। इसमें आप ग्रीटिंग्स और क्वेश्चंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, तो आपने यानी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ या आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1 पे है, ये ग्रीटिंग्स हैं। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यानी जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो ये आप हाय हेलो से आगाज़ करते हो, अस्सलाम वालेकुम से बात का आगाज़ करते हो और गुड मॉर्निंग बोलते हो। ये ग्रीटिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा। और नेक्स्ट आप जब ग्रीटिंग्स के बाद आप एक दूसरे से जब आप बातचीत करते हो तो आप क्वेश्चन करते हो, व्हाट्सएप, क्या हो रहा है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ठीक है, आप जब भी कोई किसी से बात का आगाज़ करते हैं तो अमूमन ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट शुड आई कॉल यू, मुझे आपको क्या कहना चाहिए, मुझे आपको क्या कह के बुलाना चाहिए। मे आई हैव योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप नाम किसी का जानना हो तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर लें ये मालूम करने के लिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू वर्क स्टडी, क्या आप काम करते हैं या पढ़ाई। डू यू वर्क और स्टडी। नेक्स्ट है, आर यू अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, यानी आप तालिब इल्म हैं या कोई काम करते हैं, पेशेवर हैं। आर यू अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल। विच स्कूल डू यू गो टू, अगर वो स्टूडेंट है तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे, विच स्कूल डू यू गो टू, क्या आप कौन से स्कूल जाते हैं, कि आपके स्कूल का नाम क्या है, कौन से स्कूल जाते हैं। वेयर डू यू वर्क, और अगर वो प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है, तो आप पूछेंगे वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड यू आर, आपकी एज क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है। व्हेन वर यू बॉर्न, या आप कहाँ पैदा हुए, आप कब पैदा हुए। व्हेन मीन कब। व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या आपके कोई बहन भाई हैं। कुड यू टेल मी अ बिट अबाउट योर फैमिली, क्या मुझे आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, अ बिट अबाउट योर फैमिली, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में जान सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जान सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी, आपका पसंदीदा मशगला क्या है। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका मशगला क्या है या फारिग वक्त में आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। व्हाट आर योर पर्सनल गोल्स इन लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी में ज़ाती मकासद क्या हैं। ठीक है, यानी कि आप आने वाली ज़िंदगी में, कमिंग फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी और आपकी कन्वर्सेशन में फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट पार्ट है, यूज़ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, इनका आंसर भी करने के लिए, इनका आंसर करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स को बोलते हैं क्यूज़, इशारे। ठीक है, आप इन प्रॉम्प्ट्स की मदद से आप आंसर कर सकते हो। जैसे आप ग्रीटिंग्स हैं तो ग्रीटिंग्स के आंसर में आप उसको पहले ग्रीटिंग्स करोगे, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग,
या गुड इवनिंग, अगर शाम का वक्त है तो गुड इवनिंग, अगर सुबह का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम है तो आप वालेकुम सलाम करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग्स के बाद आप अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू या व्हाट्सअप, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं नथिंग मच, कुछ ख़ास नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम अ बिट अनवेल, मैं थोड़ा यानी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश हूँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट शुड आई कॉल यू, मे आई हैव योर नेम प्लीज़, कि मैं आपको क्या कह के बुला सकता हूँ, मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आपका नाम क्या है। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसका आंसर करेंगे माई नेम इज़ डैश, माई फुल नेम इज़ डैश, बट यू कैन कॉल मी दैट डैश, ठीक है। यानी कि मेरा नाम फ़लाँ है और मेरा पूरा नाम ये है, और लेकिन आप मुझे इस नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं आई लिव इन डैश, आई एम फ्रॉम डैश, यानी मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू यू वर्क और स्टडी, क्या आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। आर यू ए स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, आप एक तालिब इल्म हैं या एक पेशावर, या आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, और अगर प्रोफेशनल हैं तो आप कर सकते हैं आई एम एन ऑफिस वर्कर, आई एम एन ऑफिस वर्कर, जिनमें ऑफिस में काम करता हूँ। आई एम एन एम्प्लॉय, मैं यानी नौकरी करता हूँ, मैं एम्प्लॉय जिनमें पेशावर हूँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है विच स्कूल डू यू गो टू, आप किस स्कूल जाते हैं, कौन से स्कूल जाते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ पे काम करते हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं आई गो टू डैश स्कूल, ठीक है। यानी आप अपने स्कूल का नेम राइट कर सकते हैं, नेम बता सकते हैं। एंड आई वर्क एट आदमजी इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो आप उसका वर्क प्लेस का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन होता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है, यानी आपकी उम्र क्या है और आप कितने बड़े हैं। व्हेन वर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे। व्हेन का मतलब कब, यानी आप कब पैदा हुए। तो इसका आप आंसर कर सकते हैं आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी मैं इतने साल बड़ा हूँ या मेरी एज इतनी है। आई वॉज बॉर्न ऑन डे मंथ और ईयर, यानी आई वॉज बॉर्न फॉर एग्जाम्पल 12 अप्रैल 1999, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यस, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी आपके कोई बहन भाई हैं, यानी आप कितने बहन भाई रखते हैं या आपके कितने बहन भाई हैं। कुड यू टेल मी अ बिट अबाउट योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं यस आई हैव फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, यस मेरे 3 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है विच फैमिली यू बिलोंग टू, यानी आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, या विच इज़ योर नंबर, यानी आर यू एल्डर, यंगर आर अ मिडल चाइल्ड। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई एम फ्रॉम अ कुरैशी फैमिली, यानी मैं कुरैशी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आई एम फ्रॉम अ हाशमी
फैमिली या किसी भी जो भी आप बताना चाहें, तो वो आप कह सकते हैं कि मैं कुरैशी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एंड देन यू आंसर दैट आई एम द एल्डेस्ट यंगेस्ट, यानी आई एम द एल्डेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम द मिडल चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, कि मैं अपने फैमिली का मंझला बेटा हूँ, ठीक है, मंझला बच्चा हूँ। तो आप उसका इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। देन इफ़ यू आस्क्ड दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी, कि आपका पसंदीदा मशगला क्या है, या व्हाट इज़ योर हॉबी, कि आपका मशगला क्या है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ गार्डनिंग या बुक रीडिंग, कोई भी जो आप बताना चाहें। यानी मेरा पसंदीदा मशगला बागबानी है या बुक्स पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसका ये भी कह सकते हैं माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। और नेक्स्ट हम इसका पार्ट बी देखते हैं एक्सरसाइज में, जो रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। यानी इसमें असेसमेंट होती है, आप इवैल्यूएट करते हो रीडिंग के बारे में कि आप जो आपने रीडिंग की आप उसके अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंशन के बाद आप उसके आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 6 हैं। कौन से? व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, कि सोचो नहीं कि सब ख़त्म हो गया, इससे क्या मतलब है, इससे क्या मुराद लेते हैं। यानी इस टाइटल से, इस जो नज़म का उन्वान है उससे आप क्या मुराद लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैथेटिक फैलेसी। अच्छा, पैथेटिक का मतलब होता है काबिल रहम, फैलेसी गलती, गलत फहमी, ठीक है। काबिल रहम गलत फहमी क्या है। फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, यानी कि नज़म के पहले बंद में फर्स्ट स्टैंजा में आपने पैथेटिक फैलेसी की एग्जाम्पल्स मालूम करनी है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द पोएट्स चूज ऑफ थिंक नॉट एज एन एक्टिव स्टेटमेंट टू से समथिंग पॉजिटिव और फुल ऑफ होप। यानी आपने पोइट की जो यानी जो शायर यूज़ कर रहा है टर्म है थिंक नॉट, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट के तौर पे उस नेगेटिव स्टेटमेंट थिंक नॉट उसको उसने पॉजिटिव चीज़ के तौर पे लिया है, यानी मस्बत चीज़ के तौर पे लिया है। और या फिर कह सकते हैं कि फुल ऑफ होप, यानी पुरुमीदी की तरफ उसने इस नेगेटिव स्टेटमेंट को फुल ऑफ होप यानी पुरुमीदी की तरफ उसने यूज़ किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द पोएम दैट एक्सप्लेन द आइडिया दैट एवरी डिफ़िकल्ट और सैड सिचुएशन हैज़ अ कंफर्टिंग और मोर होपफुल एस्पेक्ट। यानी आपने नज़म में से वो आइटम्स या वो चीज़ें इंतखाब करनी है, मुंतखब करनी है कि जो बहुत उदास या मुश्किल जो हालात हैं वो हैज़ अ कंफर्टिंग और मोर होपफुल एस्पेक्ट, यानी उससे पुरुमीदी की तरफ या एक कंफर्टिंग आरामदेह जोन की तरफ, आरामदेह पहलू की तरफ इशारा मिलता है, तो उसको आपने वजाहत करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज़ वर्ड्स फ्राम द पोएम, यानी कि नज़म से ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है विच आर सिम्बल्स ऑफ सैडनेस, जो कि एक गमज़दा सूरत हाल या उदासी की इलामात हैं, ठीक है। आपने उन अल्फाज का इंतखाब करना है, उन अल्फाज को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ एक्सप्रेशंस फ्राम द पोएम, यानी नज़म से उन एक्सप्रेशंस को कह लें एहसासात को इंतखाब करना है दैट शो जो कि ज़ाहिर करते हैं दैट थिंग्स विल चेंज, यानी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स और खुदा की रहमतें, खुदा की नेमतें विल बी एविडेंट, ज़ाहिर होंगी, ठीक है। तो ये इसके हम क्वेश्चन आंसर्स to answer these questions we will find the next written answers.
Yes, here are question answers. Question number 1, what do you mean by the title Think Not All Is Over? यानी जो नज़म का टाइटल है, उन्वान है थिंक नॉट, ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया, उससे आप क्या मुराद लेते हैं? To answer this question is, the title Think Not All Is Over means that failure is a step to success. यानी थिंक नॉट यानी ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया, इससे हम ये मुराद लेते हैं कि नाकामी जो है वो कामयाबी का जीना है, यानी नाकामी कामयाबी की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते, अगर हम नाकाम होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सब ख़त्म हो गया। नाकामी हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ पैथेटिक फैलेसी? यानी काबिल रहम गलत फहमी क्या है? फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। यानी काबिल रहम गलत फहमी की एग्जाम्पल्स हमने नज़म के पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें से हमने एग्जाम्पल्स उसकी फाइंड करनी है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, पैथेटिक फैलेसी मीन अप्लाई द ह्यूमन इमोशंस ऑन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन नेचर। जैसे जब भी हम पोइट्री हम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पर्सनिफिकेशन इमेजरी यूज़ होती है। इमेजरी जो हम फर्जी सिचुएशन सोचते हैं, यानी हम जो चीज़ें इमेजिन करते हैं, यानी हमने जो कैरेक्टर्स इमेजिन किए होते हैं उसके बारे में बात होती है। और पर्सनिफिकेशन ये होता है कि जो इंसानी जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं, जो इंसानी औसाफ हैं, वो हमने नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो नेचर में नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन पर नॉन ह्यूमन दूसरा ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं पैथेटिक फैलेसी में। तो ये पैथेटिक फैलेसी तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि इंसानी जज्बात को नेचर के, कुदरत के जो गैर इंसानी जो चीज़ें हैं उन पर इंसानी जो जज्बात हैं उनकी प्रोजेक्शन करना, उन पर अप्लाई करना। ठीक है, तो ये पैथेटिक फैलेसी है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी इन द फर्स्ट स्टैंजा आर ऑफ द पोएम आर वेलिंग विंड ऑफ ऑटम, यानी ख़ज़ां की शोर मचाती हवाएं। वेलिंग का मतलब होता है मातम करना, नूहा करना, यानी आवाज़ से रोना। ठीक है, बुलंद आवाज़ से, लाउड क्राई विद मॉन, लाउड क्राई इन मॉन। ठीक है, तो यानी ऊंची आवाज़ से रोना। तो ये जो वेलिंग है ये एक ह्यूमन इमोशंस हैं, तो वो उसको हम ऑटम से वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसको ह्यूमन इमोशंस को उस पर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंड शिवरिंग लीफलेट्स फ्रॉम द ट्रीज, और कांपते हुए पत्ते दरख्तों के, यानी कांपते हुए ये ह्यूमन ट्रेट्स है, तो इसको अप्लाई किया है लीफलेट्स पर, दरख्तों के पत्तों पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द पोइट्स यूज ऑफ थिंक नॉट एज एन एक्टिव स्टेटमेंट टू से समथिंग पॉजिटिव और फुल ऑफ होप। यानी पोइट ने जो थिंक नॉट जो फ्रेज़ है इसको उसने नेगेटिव स्टेटमेंट को उसने पॉजिटिव या फुल ऑफ होप के तौर पर लिया है, यानी पूरी उम्मीद होकर इस फ्रेज़ को यूज़ किया है। तो एक्सप्लेन करें, यानी वजाहत करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द पोइट्स यूज ऑफ थिंक नॉट एज एन एक्टिव स्टेटमेंट टू से समथिंग पॉजिटिव और फुल ऑफ होप काज टू गिव द रीजनिंग दैट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो वो इसका इसलिए करता है, यानी थिंक नॉट को इसलिए पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ करता है क्योंकि वो ये दलील देता है कि हर जो डार्क क्लाउड्स हैं, यानी गहरे बादल हैं या कह लें काले गहरे बादल हैं, वो उनकी एक रोशनी की लाइन होती है, या कह लें वो भी उनके साथ भी एक रोशनी की एक लकीर होती है, जिससे हमें उम्मीद होती है कि ये बादल ख़त्म होंगे, काले बादल ख़त्म होंगे और रोशनी आएगी और उजाला होगा। ठीक है, तो जो पोइट्स है वो ये एक्सप्लेन करना चाह रही है कि हर अंधेरे के बाद उजाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
Select the items from the poem that explain the idea that every difficult or sad situation has a comforting or more hopeful aspect. यानी नज़म से ऐसे आइटम का चुनाव या इंतखाब करना है कि जो इस आइडिया की या इस ख्याल की वजाहत करे कि हर जो उदास या गमज़दा सिचुएशन होती है, हालत होती है, वो उससे एक पुरुमीदी की या आरामदेह हालात की तरफ इशारा होता है। या हम कह सकते हैं कि हर गमज़दा सिचुएशन के बाद दूसरा एक पुरुमीदी की तरफ इशारा होता है। ठीक है, तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज स्प्रिंग रिटर्न, गॉड स्टिल लिव्ड एंड गॉड स्टिल लव्ड एक्सप्लेन द आइडिया दैट एवरी डिफ़िकल्ट और सैड सिचुएशन हैज़ द कंफर्टिंग और मोर होपफुल एस्पेक्ट। यानी इस नज़म में स्प्रिंग रिटर्न, बाहर दोबारा आएगी, लौट कर आएगी, एंड गॉड लिव्ड स्टिल लिव्ड, यानी खुदा मौजूद है, एंड गॉड स्टिल लव्ड, और खुदा मोहब्बत करता है, अभी भी मोहब्बत करता है। ये जो दूसरा ये आइटम्स हैं जो हमने पोइम से सेलेक्ट किए हैं इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए कि हर मुश्किल या सैड सिचुएशन जो है वो कंफर्टिंग या होपफुल एस्पेक्ट रखता है। ठीक है, यानी पुरुमीद पहलू रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच आर सिम्बल्स ऑफ सैडनेस। यानी नज़म से ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है जो कि उदासी की सिम्बल्स हैं, अलामात हैं। ठीक है, तो इस नज़म में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए वो देखते हैं। वेरी बर्ड्स मॉर्न, रेरी, होप, होप लाइस, चिल एंड शेयर, ठीक है, आर सिम्बल्स ऑफ सैडनेस। यानी थके हुए परिंदे, गम, मौन गम को बोलते हैं, मातम करना। ड्रेरी मेकिंग यू फील सैड, जो आपको उदास कर देता है। होप लाइज चिल एंड शेयर, होप यानी उम्मीद सर्द हो जाती है, यानी उम्मीद ख़त्म हो जाती है और वो रुकावट बन जाती है, यानी उसमें रुकावट आ जाती है। ये जो लाइंस हैं ये सैडनेस यानी उदासी की इलामात हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ एक्सप्रेशन फ्राम द पोएम। यानी नज़म से ऐसे एहसास का इंतखाब करें दैट शो, जो कि ज़ाहिर करते हैं दैट थिंग्स विल चेंज, कि चीज़ें बदलेंगी, एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स विल बी एविडेंट, और खुदा की रहमतें नेमतें वो उनका इजहार होगा। अच्छा नेक्स्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ बर्ड लीव्स एंड ब्लोजम्स दू शाल सी। यानी पत्ते, कौंपलें और शगुफ़े आप देखेंगे। एंड सॉन्ग्स एंड सनशाइन शैल अगेन रिटर्न, यानी सॉन्ग्स गीत और सूरज की धूप या सूरज की रोशनी दोबारा से लौट कर आएगी। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये ऐसे एहसासात हैं जो हमें आर द एक्सप्रेशंस दैट शो दैट थिंग्स विल चेंज एंड गॉड ब्लेसिंग्स विल बी एविडेंट, जो कि हमें ये ज़ाहिर करते हैं, हमें बताते हैं कि चीज़ें तब्दील होंगी और खुदा की रहमतें ज़ाहिर होंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है। यस, हियर्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो हमने गैस किए, जो हम गैस करते हैं, यानी टेक्स्ट के लिहाज से जो हम लेसन या कोई भी पोएम, जो भी टेक्स्ट हम रीड कर रहे होते हैं उसके हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है लीफलेट। लीफलेट का मतलब होता है छोटा पत्ता, स्मॉल लीफ। ठीक है, यानी जो अभी कह सकते हैं बर्ड्स, लीफलेट को हम बर्ड्स भी बोल सकते हैं, यानी कौंपलें। ठीक है, लीफलेट्स छोटे पत्ते। अच्छा नेक्स्ट है चिल। चिल का मतलब होता है सर्द, ठंडा, यानी दैट नॉट बियरेबल, ऐसा ठंडा कि जो बर्दाश्त ना हो, उसे चिल बोलते हैं। या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लिहाज से
हम इसे डिप्रेस यानी मायूस, डिस्करेज जिससे हौसला शिकनी होती है वो हम यानी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो टेक्स्ट से रिलेटेड मीनिंग है वो ये हैं डिप्रेस, डिस्करेज, ठीक है, यानी हौसला शिकनी होना, मायूस होना। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है उदास होना, गमगीन होना या डल, बिल्कुल कह लें बहुत उदासी की हालत में होना, गमज़दा होना, ठीक है। तो इसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है मेकिंग यू फील सैड, यानी आपको जो गमज़दा कर दे, उदास कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंड्योर। इंड्योर मीन बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, टू बियर, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है, यानी हम बर्दाश्त करते हुए अपने आप को अपना वजूद कायम रखना, ठीक है, यानी बर्दाश्त करते हुए अपने वजूद को आगे लेकर चलना। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद, कंटिन्यू मुसलसल। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है वेलिंग। वेलिंग वेलिंग मीन मातम करना, नूहा करना या लाउड क्राइज मेड वाइल वीपिंग, ठीक है, यानी रोने के दौरान यानी ऊंची आवाज़ से चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, मातम करना, नूहा करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है चेरिश्ड। चेरिश्ड मीन अजीज़, प्यारा, इसका मतलब पालना भी होता है, परवरिश करना। फोस्टर, नर्स, पालना, पोसना, परवरिश करना, डियर, अजीज़, प्यारा, ठीक है। तो ये इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हो गए और अब ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज है इसका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and remember to press the bell icon button so that you may see the new notification of new lesson. Okay, remember means your prayer and stay blessed always. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will going to the exercise of unit number 9, which is the poem Think Not All Is Over. And here is the part C of exercise vocabulary and grammar. अच्छा, vocabulary and grammar में आज हम होमोग्राफ्स देखते हैं। होमोफोन्स के बारे में तो आप जान चुके हैं कि होमोग्राफ्स पेयर ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि उसमें स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है होमोग्राफ्स में कि होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स डिफरेंट होंगे और स्पेलिंग सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेल, वेल मीन ये नाउन के तौर पे यूज़ होता है। कुआं यानी अ डीप होल फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरा हुआ एक गहरा सुराख। अच्छा वेल, WELL, वेल स्पेलिंग सेम है लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। वेल आ फीलिंग पीपल हैव, यानी ये एक तरह से लोगों के एहसासात, ठीक है, उनके महसूस करना, उनके एहसासात। एडजेक्टिव यानी किसी भी चीज़ की या शख्स की क्वालिटी को बोलते हैं। तो वेल अच्छा महसूस करना, बेहतर महसूस करना, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा यहाँ पे होमोग्राफ से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, यहाँ पे फिलिंग्स से ब्लैंक्स हैं, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। ये वर्ड बैंक दिया हुआ है उसको दूसरा इन वर्ड बैंक से करेक्ट जो होमोफोन है, होमोग्राफ है, उसको चूज़ करना है और हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। अच्छा नंबर 1 ये फर्स्ट पे है रो, नाउन है ये कतार, ठीक है, लाइन, कतार। क्लोज एडजेक्टिव है, क्लोज नॉट ओपन, ठीक है। रो वर्ब है झगड़ा करना। विंड नाउन है हवा को बोलते हैं। रिकॉर्ड नाउन है हिसाब किताब, यानी किसी भी चीज़ का हिसाब किताब। अच्छा और यानी विंड नाउन के तौर पे यूज़ होगा। अच्छा नेक्स्ट है विंड, वर्ब है चक्कर देना, यानी विंड
वर्ब जैसे हम दरवाजे के हैंडल को विंड करते हैं, या उसको जैसे क्या कहते हैं, क्लॉक की सुइयों को हम विंड करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं वाउंड द क्लॉक, तो वो विंड यानी चाबी देना, चक्कर देना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रेजेंट नाउन है तोहफा, तोहफे को बोलते हैं। टीयर, ये भी नाउन है, आंसू। और रिकॉर्ड, अच्छा टीयर का वर्ब भी होता है, TEAR, टीयर वर्ब के तौर पे होता है, इसका मीनिंग होता है फाड़ना। अच्छा, नेक्स्ट है रिकॉर्ड जहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ज़ाब्ता तहरीर में लाना, लिखना। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट वर्ब है, और प्रेजेंट का मतलब पेश करना। ठीक है। प्रेजेंट तोहफा नाउन के तौर पे, और प्रेजेंट वर्ब के तौर पे पेश करना। ठीक है। तो अच्छा, अब हम इन्हीं वर्ड बैंक में से जो करेक्ट होमोग्राफ होंगे उनको चूज़ करना है, और हमने इन ब्लैंक्स में हमने फिल करना है। ठीक है। नंबर 1 है यू हैव टू डैश द हैंडल टू द लेफ्ट। यू हैव टू विन द हैंडल टू द लेफ्ट, यानी विन वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। यू हैव टू विन द हैंडल, यानी आपको हैंडल को घुमाना पड़ेगा, टू द लेफ्ट दाएं तरफ, आपको हैंडल दाएं तरफ बाएं तरफ घुमाना पड़ेगा, यानी उसको चक्कर देना पड़ेगा। नंबर 2 है आई लुक्ड अलोंग द रो ऑफ बुक्स। यहाँ पे रो नाउन के तौर पे लिया गया है। आई लुक्ड, मैंने देखा, अलोंग द रो ऑफ बुक्स, बुक्स की, इन किताबों की रो के साथ मैंने देखा, इन किताबों की सफ़ के साथ या किताबों की कतार के साथ मैंने देखा। ठीक है। नंबर 3 है देयर वॉज अ डैश इन द कॉर्नर ऑफ हिज आई। देयर वॉज अ टीयर इन द कॉर्नर ऑफ हिज आई, यानी उसके आंसू, उसके आँखों के गोशे में आंसू थे, या उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है प्लीज़ कीप क्लोज टू द पाथ। कीप क्लोज टू द पाथ। ठीक है। अच्छा, जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ हमेशा टू लगेगा। ठीक है। यानी क्लोज है तो उसके ये अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है तो उसके साथ हम टू लगाएंगे, क्लोज टू द पाथ। कीप क्लोज टू द पाथ। ठीक है। कीप क्लोज टू द पाथ यानी दरवाजे के साथ रहिए, या कह लें कि नॉट ओपन, प्लीज़ कीप क्लोज टू द पाथ, यानी कि रास्ते के साथ रहिए, रास्ते के यानी क्लोज रहिए, करीब रहिए, या कह लें कि बिल्कुल साथ रहिए। ठीक है। नंबर 5 है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोलते हैं अखराजात को, रिकॉर्ड हिसाब किताब रखना। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात का हिसाब किताब रखें। कीप रखें, रिकॉर्ड हिसाब किताब, अपने अखराजात का हिसाब किताब रखें। नंबर 6 मेक श्योर, यकीन रखें, यकीन कर लें, यू रिकॉर्ड द डेट्स, कि आपने तारीखें रिकॉर्ड कर ली हैं या ज़ाब्ता तहरीर में लिख लिया है, नोट कर लिया है। यू बॉट द टिकट्स, जो आपने टिकट ख़रीदे हैं, यानी जो आपने टिकट्स ख़रीदे हैं आप उनको रिकॉर्ड में, उनकी तारीख जो है वो रिकॉर्ड में रख लें। यकीन करें, क्या यकीन कर लें कि आपने उनको उनकी तारीखें रिकॉर्ड कर ली हैं, नोट कर ली हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 वी डू नॉट रो बोट अबाउट द मनी, यानी हम मनी के बारे में, पैसे के मामले में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ठीक है। वी डू नॉट रो अबाउट द मनी, रो का यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ तो उसका मतलब होता है झगड़ा करना, कल विद। ठीक है। नंबर 8 डैश स्पीड्स रीच 102 mph लास्ट नाइट, यानी विंड यहाँ पर नाउन के तौर पे है, हवा की रफ्तार गुज़श्ता रात 102 mph पर पहुँच गई। ठीक है। यानी हवा गुज़श्ता रात हवा 102 mph की स्पीड से चल रही थी।
नंबर 9, द वॉच वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम ए मदर। प्रेजेंट यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तोहफ़ा, यानी घड़ी मेरी मदर की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से मुझे मेरे लिए गिफ्ट थी। ठीक है, द वॉच वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। अच्छा, नंबर 10 है, प्लीज़ प्रेजेंट योर बोर्डिंग कार्ड एट द गेट। मेहरबानी करके अपना कार्ड, बोर्डिंग कार्ड, जो आपका सफरी कार्ड है, वो उसे गेट पर दिखाइए या गेट पर पेश कीजिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, प्रेजेंट पेश करना। अच्छा, यहाँ पे आपने होमोग्राफ्स के बारे में जाना और नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। अच्छा, जो एडजेक्टिव्स हैं, देयर आर 3 एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश, यानी एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा, वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन नो कंपैरिजन इज सीन। एग्जाम्पल ग्रेट या कोल्ड, स्मॉल। ठीक है, यानी जब किसी चीज़ के दरमियान हमने कंपैरिजन ना करना हो, मुवाजना या मुकाबला ना करना हो, तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पे लेते हैं। एडजेक्टिव के जो फर्स्ट है जिसमें कंपैरिजन ना हो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जैसे कोल्ड, स्मॉल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन 2 पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस और ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। यानी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 शख्स, चीज़ों, जगहों या ग्रोह के दरमियान मुकाबला हो, मुवाजना किया जा रहा हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री अमूमन ER, यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ER लगाते हैं तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, स्मॉलर, कोल्डर, बेटर, एट्सेट्रा। ठीक है, स्मॉल से स्मॉलर, कोल्ड से कोल्डर, गुड, बेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री when more than 2 persons, places, things or groups are compared। यानी जब हम सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ करते हैं जब हम 2 चीज़ों, जगहों या अशखास या ग्रोहों के दरमियान मुवाजना हो, मुकाबला हो, तो उनके दरमियान दो लोगों से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, अशखास के दरमियान मुकाबला हो, मुवाजना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट, हेवीएस्ट, बेस्ट। ठीक है, जैसे स्मॉल का स्मॉलेस्ट और हैवी, हैवीएस्ट और गुड, बेस्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, एडजेक्टिव ऑफ 1 or 2 syllables often from their comparative by adding ER and superlatives by adding EST to the positive form of adjectives। फॉर एग्जाम्पल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल पॉजिटिव है, टॉलर कंपैरेटिव और टॉलेस्ट सुपरलेटिव है। ठीक है, और अमूमन जो है वो जो बेस वर्ड है या उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री है, उसके साथ हम ER लगाने से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और बेस वर्ड के साथ EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये कुछ रूल्स हैं जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं, तो हम किस तरह, ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ये फर्स्ट है, व्हेन एन एडजेक्टिव्स एंड इन E ओनली R एंड ST आर एडिड। ठीक है, यानी जब हम किसी भी बेस वर्ड में एंड पे E आता है तो हम सिंपल R और EST ऐड करते हैं, ST ऐड करते हैं। ठीक है, यानी फाइन, FIN, फाइन, E एंड पे, एंडिंग जो वर्ड है वो E है, एंडिंग जो लेटर है वो E है, तो अब हम इसका कंपैरेटिव सिर्फ R लगाएंगे, फाइनर, FINER, फाइनर। सिर्फ R लगाने से हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगी। और फाइनेस्ट, FINEST, सिर्फ ST लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो फर्स्ट तो ये रूल है। ठीक है, यानी एंड पे अगर E है तो हम सिर्फ R और ST लगाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ़ एन एडजेक्टिव एंड्स इन Y
इट इज़ प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट, यानी अगर जो एंडिंग लेटर है वो वाई है और इससे पहले कंसोनेंट आ रहा है, कोई लेटर कंसोनेंट है, तो वो चेंज वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, यानी बिफोर एंडिंग ई आर और ई एस टी, यानी ई आर से पहले वाई जो है उसको हम आई में चेंज कर देंगे, ई एस टी लगाने से पहले हम वाई को आई में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ईजी का एंडिंग लेटर है वाई, तो इसको हम जब चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो ईजियर, EASIER, ठीक है। आई जो है वाई की जगह लगाया, वाई की जगह हम आई लगा के ER लगाएंगे, और इसी तरह सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई की जगह आई लगा के EST लगा देंगे, ठीक है। ईजीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है when a non-syllable when a one syllable word contain a short vowel sound and ends in a single consonant, double the last consonant before adding ER और EST, ठीक है। यानी अगर कोई भी वन सिलेबल वर्ड है, जैसे रेड, यानी एक वॉल साउंड आ रही है, तो उसमें क्या होगा, अगर उससे पहले वो ई है, यानी कंसोनेंट से पहले ई है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वो जो एंडिंग लेटर है उसको डबल कर देंगे और फिर ER और EST लगाएंगे, ठीक है। जैसे रेड, कंसोनेंट से पहले वॉल साउंड है ई, ठीक है, रेड, तो जो कंसोनेंट है उसको डबल कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। रेडर, सुपरलेटिव में रेडेस्ट, ठीक है। डी दोनों सूत्रों में, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों सूत्रों में डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेड, रेडर, रेडेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है द एडजेक्टिव विच फॉलो दीज रूल्स आर कॉल्ड रेगुलर एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। यानी जो हमने जो प्रीवियस जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं, वो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो एडजेक्टिव्स होंगी वो रेगुलर होंगी, यानी रेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे, और अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो इरेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव है गुड, कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव में बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। यानी जो हम जो पहले हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए रूल्स फॉलो करते थे, उनको हम रेगुलर बोलते हैं, और जिन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते वो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स आर मोर देन 2 syllables often from the comparative and superlative by having more and most before the positive form, ठीक है। यानी जब हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हुए मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म के साथ मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, कर्जियस का करजियस, ठीक है, 3 सिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ हम लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर कर्जियस, और सुपरलेटिव में होगा मोस्ट कर्जियस, ठीक है। याद रखें, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड हो तो उसके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है, इसके भी सिलेबल ज़्यादा हैं, डिफ़िकल्ट, ठीक है, 3 सिलेबल वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अच्छा, जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं वो चंद होते हैं, यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल, जामे, कामिल, ठीक है। तो जो एक तरह से कामिल जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ नहीं करते, ये सेम ऐसे के ऐसे रहते हैं, जैसे यूनिक, परफेक्ट, राउंड, ठीक है, यूनिक, परफेक्ट, राउंड, तो इनको हम चेंज नहीं करते। ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम इनको चेंज नहीं करते, ये सेम वैसे रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है एडजेक्टिव से रिलेटेड, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यानी हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने राइट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। कौन कौन से?
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की हेडिंग देख के यहाँ पे नंबर 1 है जो पॉजिटिव फॉर्म में है ग्रेट, इसका कंपेटिव होगा ग्रेटर और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट। ठीक है, ER और EST लगाने से कंपेटिव और सुपरलेटिव बनता है। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। रिच, अमीर को बोलते हैं, रिचर, रिचेस्ट, सबसे अमीर तरीन। रिचर यानी 2 के दरमियान अगर मुकाबला है तो उसको हम रिचर बोलेंगे, और 2 से ज़्यादा के दरमियान है तो हम रिचेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी अमीर, अमीरतर और अमीर तरीन। ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यानी एंडिंग लेटर जो है वो वाई है तो वाई को मिट करके हम आई लगाएंगे वाई की जगह, तो IER हो जाएगा। ठीक है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यानी वाई की जगह आई लगा के और फिर EST का इजाफा करेंगे, हैप्पीएस्ट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में यानी 3 सिलेबल वर्ड है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जो 2 से ज़्यादा सिलेबल हों जिस वर्ड के, उसके साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। चेरिश्ड, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, मोर चेरिश्ड, मोस्ट चेरिश्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वेल्दी। वेल्दी मीन ताकतवर, दौलतमंद। ठीक है, वेल्दी दौलतमंद। चेरिश्ड अजीज़, प्यारा, यानी बहुत प्यारा होना। ब्यूटीफुल खूबसूरत। ठीक है, अच्छा, वेल्दी दौलतमंद, वेल्दियर 2 के दरमियान मुवाजना हो रहा है तो वेल्दियर 2 के दरमियान मुकाबलतन देखना हो तो वेल्दियर कहेंगे, और अगर 2 से ज़्यादा के दरमियान है तो हम वेल्दिएस्ट बोलेंगे। ठीक है, वेल्दियर और वेल्दिएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पुअर। पुअर, पुअरेस्ट। ठीक है, PWR, पुअर, ER, पुअर, पुअरेस्ट, PWREST, पुअरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स और होमोग्राफ्स कंप्लीट हुए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like, comment and share the video. And if you want to some inquiry about that knowledge, please ask a question in comment box and I will try my best to answer your question. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't miss to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. And remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of Unit 9, Think Not All Is Over, which is a poem. And here is the part D, writing skills which are related to paraphrasing. पैराफ्रेजिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है तशरीह करना, यानी किसी भी टेक्स्ट की या पोएम की तशरीह करना। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, ज़्यादा अपने यानी अपने अल्फाज में वजाहत से बयान करना। अच्छा, पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग इज़ अ रीवर्ड एंड रीस्टेटिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट की, मतन की, मजमून की दोबारा से तरतीब देना और उसको दोबारा से बयान करना। इट हैज़ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोज आर पोएम इन वंस ओन वर्ड्स, यानी नसर या नज़म की अपने अल्फाज में उसको तशरीह करना, अपने अल्फाज में बयान करना। द पैराफ्रेज ऑफ अ पोएम इज़ ऑलवेज इन प्रोज फॉर्म, यानी एक नज़म की तशरीह हमेशा नसर की शक्ल में होती है। नसर टेक्स्ट को आमतौर पर बोलते हैं, तो नसर की शक्ल में होती है। फॉलो द गाइडलाइंस एंड टेक्निक्स फॉर पैराफ्रेजिंग अ टेक्स्ट प्रोज आर पोएम, यानी एक नज़म या नसर की तशरीह की टेक्निकें, यानी उसके जो महारतें हैं या उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो दर्ज फॉलो करें, यानी पैरवी करें, पर अमल करें। रीड एंड री राइट द लाइन्स, लाइन्स को यानी अशार को पढ़ें और बार बार पढ़ें। अनटिल, जब तक यू अंडरस्टैंड द लाइन्स, जब तक आप लाइन्स को अच्छी तरह समझ ना लें। वेल, अच्छी तरह समझ ना लें। एंड इंश्योर, और यकीन कर लें
दैट यू अंडरस्टैंड द मैसेज, कि आप पैगाम समझ चुके हैं। यानी जब तक आप शार को या उसके पैगाम को अच्छी तरह समझ ना लें तब तक आप उन लाइंस को बार बार पढ़िए। चेंज द वोकैबुलरी बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट सिनोनिम, और जो यानी टेक्स्ट आप प्रोस या पोएम जो है उसके जो वोकैबुलरी है उसको आप सिनोनिम में, मुनासिब सिनोनिम में आप उसके इंतखाब करें। चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को तब्दील करें, एंड वर्ड ऑर्डर, और अल्फाज की तरतीब को। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि वो नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, या किसी भी दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूजेस हैं जो भी, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करें। और वर्ड ऑर्डर यानी एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई भी वो दूसरा प्रपोजिशन वगैरह आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी तरतीब चेंज करें। मेक श्योर, यकीन करें, दैट यू डू नॉट चेंज द राइटर्स मीनिंग, कि आप राइटर्स की जो मफहूम है उसको चेंज ना करें, बल्कि उसका मफहूम वही रहे और बाकी जो है आप अपने अल्फाज में चेंज कर सकते हैं। मेक नोट्स बनाएं, एंड यूज़ दीज नोट्स, और इन नोट्स को इस्तेमाल करें टू पैराफ्रेज, तशरीह करने में, और इन नोट्स को तशरीह करने में इस्तेमाल करें। डू नॉट लुक एट द ओरिजिनल सोर्स, यानी जो उसका इब्तदाई जो सोर्स है, ज़रिया है, उसको आपने मद्देनज़र नहीं रखना वाइल पैराफ्रेजिंग, तशरीह करते हुए। यानी तशरीह करते हुए जो उसका जो ओरिजिनल सोर्स है उसको आप जहन में नहीं रखेंगे, बल्कि उसके जो इनर मीनिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हेयर इज़ द एक्टिविटी। पैराफ्रेज द फर्स्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम, यानी नज़म के पहले दो बंद, स्टैंजास बोलते हैं बंद को, ठीक है। पहले दो बंद की अशार की पहले दो बंद की तशरीह करें। थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, यानी जो पोएम है थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, उसके पहले दो बंद की तशरीह करें और यहाँ से आगाज़ करें। बिगिन विद, यहाँ से आगाज़ करें। हैरियट बीचर स्ट्रो, द पोएटेस शायरा, हैज़ इम्प्लिसिट फेथ इन गॉड्स लव, यानी वो खुदा की मोहब्बत पर मुकम्मल यकीन रखती है। एंड सो ऑन, यानी यहाँ से आप आगाज़ करेंगे। तो लेट्स टू राइट नाउ। Yes, here is the paraphrase. Our first two stanzas of the poem, think not all is over, यानी पहले नज़म के पहले दो बंद, यानी think not all is over के पहले दो बंद की तशरीह है। Here we start. Harriet Beecher Stowe, the poetess, यानी शायरा का नाम Harriet Beecher Stowe है। Has implicit faith in God's love, वो खुदा की मोहब्बत पर मुकम्मल यकीन रखती है। एंड होपफुल फॉर द कमिंग फ्यूचर, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो पुरुम्मीद है। शी सेज दैट, वो कहती है कि नेवर बी डिसपॉइंटेड, कि कभी भी मायूस ना हो। व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप मुश्किल में होते हो। एंड नॉट क्राई ओवर द डिज़ास्टर्स, और मुश्किलात पर या कोई भी तकलीफ़ पर चीखें चलाएं नहीं, यानी उस पर परेशान ना हो। व्हेन एवरीथिंग स्वेप्ट अवे, जब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है या वो किनारा कश हो जाती है, ठीक है, या बह जाती है। दिस इज़ नॉट द एंड, ये इसका इख्तिताम नहीं है, यानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया हर चीज़। बिकॉज, क्योंकि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला है। बी ब्रेव, बहादुर बने। एंड करेजियस, और हौसला करें, बहादुर और दिलेर बने और हौसला करें। स्टेप फॉरवर्ड, कदम बढ़ाएं। गुड डेज़ आर वेटिंग फॉर यू, अच्छे दिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विद फुल ज़ील एंड जेस्ट, विद फुल ज़ील एंड जेस्ट, यानी पूरे जोश व जज्बे से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे दिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सक्सेस इज़ योर्स, कामयाबी आपकी है। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे बंद में, शी सेज, वो कहती है, दैट डू नॉट थिंक, कि ये ना सोचो, दैट देयर इज़ नथिंग ऑन द लैंड, कि ज़मीन पर कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, और हर चीज़ ख़त्म हो गई है।
द टायर्ड डेस्परेट पीपल, यानी थके हुए और मायूस लोग, आर क्राइंग ओवर सच डिस्ट्रक्शन, इस तरह की तबाही पर या इस तरह के यानी नाकामी पर वो चीखते हैं, रोते हैं। यू शुड नॉट थिंक, आपको नहीं सोचना चाहिए, दैट दिस इज़ द एंड, कि ये इख्तिताम है। वेरीली, बेशक, गॉड विल चेंज द डेज, अल्लाह या अल्लाह दिन बदलेगा, दिन तब्दील करेगा। एंड गिव यू मोर दैन बिफोर, और आपको इससे पहले यानी पहले से आपको ज़्यादा देगा। एवरी डिफ़िकल्टी हैज़ एन ईज़, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हैप्पीनेस विल बिकम अगेन, खुशियाँ दोबारा लौटेंगी, दोबारा आएंगी। एंड जॉयज़ विल बी प्रिवेल्ड एवरीवेयर, और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। प्रिवेल्ड का मतलब होता है छा जाना, और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी। सो बी होपफुल, इसलिए पुरुमीद रहिए। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, दैट पेशेंस गेट्स रिवार्ड, कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये हमने पैराफ्रेजिंग की फर्स्ट 2 स्टैंजास की ऑफ द पोएम थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर। एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like, comment and share. And moreover, please subscribe also the channel, and don't miss to subscribe, press the bell icon button, so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer, and stay happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.